नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आसमान में दिखा मेक इन इंडिया का कमाल। पीएम ने कहा, यह सिर्फ एयर शो नहीं, भारत की बढ़ती ताकत। अडानी मामले में सेबी का बड़ा ऐलान। अडानी समूह पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जानकारी देगा सेबी। 15 फरवरी को होगी अहम मुलाकात। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नोटिस। लोकसभा सचिवालय ने दिया नोटिस। राहुल गांधी को 15 फरवरी तक देना होगा जवाब। जेडीयू नेता का विवादित बयान। कहा, पीएम मोदी को पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो फौज में दे दे मुसलमानों को जगह। साथ ही बाबा रामदेव को बताया गैर भारतीय। संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को नहीं मिल रहा आईएमएफ से कर्ज। चीन ने भी किया किनारा। पाकिस्तान पर जीडीपी का 70% कर्ज चढ़ा। आज की सबसे पहली खबर में बात एयर शो में धमाल, मेक इन इंडिया के कमाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। इस एयर शो में 809 कंपनियां देश की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। कुल 58 देश इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शो का थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी रखा गया है। शो में वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समेत कई सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच हेल द्वारा विकसित किया गया एक विमान चर्चा में काफी ज्यादा आ गया। दरअसल इस विमान के पीछे के हिस्से में हनुमान जी का चित्र उकेरा गया। साथ ही इस पर द स्ट्रोम इज कमिंग लिखा गया, जिस वजह से इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो वहीं इस खास मौके पर पीएम ने कहा, यह सिर्फ एयर शो नहीं, भारत की बढ़ती ताकत है। वाकई क्या भारत बढ़ रहा है? देखिए, ये जो आज जो हुआ है, ये तो हिंदुस्तानियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया, जहां हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था वेपन के मामले में, हिंदुस्तान में जितनी भी जो फ्रंट लाइन जो हमारे जेट्स हैं, लड़ने वाले फाइटर प्लेन्स, वो सब हम बाहर से लेते। अभी हाल में हमको राफेल खरीदना पड़ा। क्या मसला था? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा हुआ था। जितनी सरकारें आईं, उन सरकारों ने कभी इस बात के लिए कोशिश की नहीं कि हिंदुस्तान अपने आप में हथियारों के मामले में, हेलीकॉप्टर्स के मामले में, फाइटर प्लेन्स के मामले में हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। अब प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को बेचना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के हथियार। किस तरह से आपने देखा, ये लाइटर कॉम्बैट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, और किस तरीके से, किस एजिलिटी का इन लोगों ने परिचय दिया, तो हम अब एक्सपोर्ट भी करने लग गए। अब ये समझिए कहाँ से कहाँ हम चले आए। 2 दिन पहले इसी हल के लिए जो हजारों हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी का उद्घाटन किया। और अब एयर शो और ये जो पूरा शोकेस किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान हथियार का पूरी दुनिया में और ख़ास करके छोटे छोटे मुल्कों के लिए एक बड़ा सप्लायर बन सकता है। बहुत सारे प्लेन्स, ये जो तेजस किस्म के जो प्लेन्स हैं, उसको चिली ने और कई सारे देशों ने ऑलरेडी बुक कर रखा है। तो ये तो है ही। अब देखिए, इसके ऊपर भी राजनीति करना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने। कह रहे हैं, देखिए बुद्धिहीनता की माने पराकाष्ठा। ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, इसलिए वहां पे इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी। अरे थोड़ा बख्श दो देश को। अभी तो शाम तक में खबर आई, फोटो दिख गया है। ये कोई ट्रेनर प्लेन स्टॉर्म इज कमिंग, जिसके बारे में आपने बताया जी। ये HLTZ है 42, जिसके ऊपर हनुमान जी बड़े ही एग्रेसिवली नजर आ रहे हैं। अब हनुमान जी की तस्वीर देख करके
राफेल पे ओम लिख दिया गया था, त्रिशूल बना दिया गया था, स्वास्तिक बना दिया गया था, तो कितनी मिर्ची लगी थी। अब तो स्वयं पवन पुत्र नजर आ रहे हैं। इसको कहते हैं कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की छाप जो आप हर जगह डालने की कोशिश करते हैं। तो आज तो मेरा मूड बहुत ही बढ़िया है। जो आज सवेरे से खबर चल रही है, चाहे वो एयर शो का हो या फिर वहाँ पे जो हथियार मेक इन इंडिया का जो पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। अब बात अडानी मामले में सेबी के बड़े कदम की। अडानी ग्रुप के शेयरों में जारी उतार चढ़ाव के बीच आज बड़ी खबर सामने आई। सेबी अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ की जांच पर वित्त मंत्रालय को अपडेट देगा। 15 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सेबी के अधिकारी मुलाकात करेंगे। सेबी का बोर्ड वित्त मंत्री को इस बात से भी अवगत कराएगा कि अडानी समूह के शेयरों में हालिया हलचल के बाद बाजार नियामक ने क्या तरीके अपनाए जिससे मामले पर नजर रखी जा सके। सेबी बोर्ड और निर्मला सीतारमण की मुलाकात कितना अहम। देखिए, हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जिसको मैं शेयर कर सकता हूं सूत्रों के हवाले से। जो लोग इस पूरे प्रकल्प को जान रहे हैं कि भाई सेबी में क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इतना बड़ा ये हिट जॉब हुआ तो हुआ कैसे। सेबी एक रिपोर्ट दे रही है, उस रिपोर्ट के आधार पे ही सरकार कोर्ट में अपनी चीजों को रखेगी। निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री और सारे लोगों को बताया जाएगा कि सेबी ने अब तक जो शुरुआती जांच जो हुई है उससे क्या मालूम चल रहा है। यह एक हिट जॉब है। अडानी ने ऐसे नहीं कहा था कि हिंदुस्तान पे हमला है। कई सारे लोगों को मिर्ची लग गई थी, लेकिन अब इसके सबूत भी मिलने लग गए हैं। वो क्यों? क्योंकि समझना क्या है इसमें कि अडानी का ज़्यादातर शेयर जो है उनके पास खुद का है, बहुत कम शेयर बाजार में है। और ये 10 लाख करोड़ रुपए का हिट ले लेना, हालांकि अब तो बहुत रिकवर हो रहा है, 1 महीने में सब रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन ये जो किया गया इसकी प्लानिंग कब से थी? दरअसल प्लान तो ये था कि इतना बवाल मचाएंगे, क्योंकि ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज चलता ही है सेंटिमेंट्स पे कि अडानी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अडानी को सड़क पे लाने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अडानी का शेयर वापस अपनी जगह पे आ रहा है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो सेबी के प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चल रहा है कि पिछले 4-5 महीने से कुछ हिंदुस्तान के लोग और कुछ विदेशी ताकतें मिल करके ये प्लान कर रहे थे कि ठीक बजट से पहले, जब बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वोलेटाइल होता है, उस वक्त इसे हिट करना है। और जो इसके विलन हैं उन लोगों ने अडानी के स्टॉक में पहले से पोजीशन ले रखा था। मतलब तैयारी पहले से ही कर चुके थे ये लोग कि कब कहां कैसे हिट करना है। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने कहा कि हिंदुस्तान पे हमला कैसे, क्योंकि 90% जो हिटिंग हुई है अडानी के ऊपर वो विदेश में हुई है, विदेश से हुआ है। कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका इसके पीछे है, सोसाइटी जनरल इसके पीछे है। 10 इस तरह के नाम सेबी ने चिन्हित किए हैं, कुछ देश में और कुछ विदेश में। तो ये सारी जानकारियां जब पब्लिक होगी, राहुल गांधी जैसे हर बार माफ़ी मांगते हैं, चाहे वो राफाल हो, चाहे वो जज लोया का केस हो, चाहे वो कहाँ गया वो जो मेरे फ़ोन में वायरस घुस गया, तो ये सारी चीज़ों में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। इस अडानी का जो गुब्बारा ये लोग जो फुला रहे थे, इनके चेहरे पे वो फटने वाला है। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी की, जो अपने भाषण से बुरे तरह से फंस गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के गौतम अडानी के साथ संबंध है। इस मामले में प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजा था, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। सचिवालय के द्वारा जारी किए गए नोटिस में उन्हें 15 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर राहुल गांधी संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं तो उन पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। क्या राहुल गांधी जवाब दे पाएंगे? देखिए, इस देश में झूठ बोलने की आज़ादी है, कोई सजा नहीं होती झूठ बोलने पे। कभी आपने सुना है कि किसी को झूठ बोलने के लिए जेल में डाला गया है? नहीं। तो यही राहुल गांधी कर रहा है। क्या आरोप है? आरोप यह है राहुल गांधी के ऊपर कि आपने झूठ बोला संसद के अंदर, तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। क्या होगा? ये फिर से माफी मांग लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चौकीदार चोर है ये कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया, तो क्या किया इसने? माफी मांग ली। माफी मांग करके फिर ये वापस उसी जगह पे पहुंच गया, फिर ये झूठ बोल रहा है। क्या क्या झूठ बोला इसने? झूठ नंबर 1, वो पूछ रहा है कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी अडानी के हवाई जहाज पे कितनी बार गए हैं, इसका जवाब दो। भाई एक बार भी गए हो तो उसका तुम सबूत दो। तुम एक बार का सबूत दो तो कितनी बार का जवाब दिया जाएगा? अब कोई पार्लियामेंट में खड़ा होकर के राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दे और ये सवाल पूछे कि भाई कितने बार आपने ड्रग्स लिए हैं, कितने बार आपने रेप किए हैं, इसका जवाब दो, तो क्या जवाब होगा इसका? ये तमाशा हो रहा है। इस तरह के वाहियात किस्म के लोगों को सिर पे बिठाने का यह अंजाम है कि आप इस तरह की चीजों से भाग जाते हैं। फिर पूछा गया कि भाई आपने कानून को बदल दिया, प्राइवेट आदमी को एयरपोर्ट देने के कानून को आपने बदल दिया। निशिकांत दुबे ने पूछा कि भाई बताओ भाई कब ये बदला गया? भाग गए। भाई इनको फुर्सत मिले बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, तब तो ये जान पाए। यूपीए सरकार के दौरान ये चेंज हुआ, तो आपने झूठ बयान क्यों किया? फिर आपने आरोप लगा दिया कि भाई महाराष्ट्र में एक पोर्ट आपने दे दिया। वो पोर्ट इनकी ही सरकार ने दी जब अघाड़ी सरकार चल रही थी। आपने आरोप लगा दिया कि भाई जेवीके ग्रुप के ऊपर बकायदा दबाव डाल के आपने मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दे दी। तो जेवीके ग्रुप के तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि कोई केस नहीं, कोई दबाव नहीं, ये तो हम लोगों का अपना कॉमर्शियल डीलिंग था। उसने कारण भी बताए। एक बात इन्होंने नहीं बताया कि 3 जगह से क्लियरेंस चाहिए। एक क्लियरेंस केंद्र का, 2 क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में वहां पे मलाई चाट रहे थे, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रहे थे वहां महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में बैठ के। तो उसका जवाब आप देंगे नहीं? तो इनको 15 दिन का टाइम दिया गया है कि भाई आपने जितने आरोप लगाए उसका दस्तावेज होगा तब तो। दस्तावेज होगा तब तो। और फिर होगा ये आई एम सॉरी बोल करके ये निकल लेंगे। कोई हिंदुस्तान में झूठ बोलने की कोई सजा मिलती नहीं है, तो बस खुश रहेंगे। देखिए झूठ बोलते बोलते दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया। भाई यहाँ तो मैंने चोरों को भी, झूठ बोलने वालों को भी हिंदुस्तान का सिस्टम, डेमोक्रेसी ऐसा है कि उनको पालता और पोसता है। जी, अब बात जेडीयू नेता के विवादित बयान की। नवादा में मरकजी इदारा ए शरिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुलाम रसूल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो 30% फौज में मुसलमानों को जगह दी जाए। साथ ही योग गुरु रामदेव बाबा पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। गुलाम रसूल ने कहा कि बाबा रामदेव भारतीय नहीं है, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से उनका कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कैसी मांग और ये कैसा बयान है? देखिए, जो राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे, ऐसा ही बेहुदा बयान ये जेडीयू का दाढ़ी टोपी लगाने वाला नेता कर रहा है। देश में झूठ बोलने की तो कोई आजादी है ना, कोई कानून ही नहीं है। तो उसने कह दिया कि रामदेव बाबा जो है वो लश्कर तोबा के साथ उनका रिश्ता है। भाई क्या किया जाए ऐसे लोगों का? और नीतीश कुमार चुप हो जाएंगे। नीतीश कुमार चुप हो जाएंगे क्योंकि ये सब भूखे हैं मुस्लिम वोट की। अब 2 दिन 4 दिन पहले जो चल रहा था बिहार में
कि रामचरितमानस को गालियां दो, मुसलमान तुम्हारे साथ आ जाएगा, तो ये भी अपने आप को सेक्युलर लीडर समझते हैं। तो एक चमचे को खड़ा कर दिया बाजार में कि जाओ, जो हिंदुत्व ज्यादा कर रहा है उसको आप गिराओ। लेकिन इससे भी कहीं सीरियस और गंदी जुबान से इस शख्स ने कहा कि आर्मी में 30% मुसलमान को डाल दो। ये धर्म जाति की राजनीति, ये बेवकूफ किस्म के नेता ये आर्मी के अंदर भी लाना चाह रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है, ये कहां है लल्लन सिंह, ज्योग्राफी के महाज्ञाता, पीछे पड़े हुए थे कि वो जो क्रूज है वो पानी में फंस जाएगा। तो ये तमाशेबाज लोगों को कुछ कहना है या नहीं कहना है, या किसी भी हिंदू सिंबल को, हिंदुस्तान की सेना को, किसी संत को, किसी बाबा को आप खड़े मतलब सरेआम आप गालियां दोगे और उसके बाद आप वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास जाओगे। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है बिहार के अंदर। तालियां बज रही है, पता नहीं कौन सा ये इदाराए सरिया, पता नहीं सरिया लगवाएंगे ये नीतीश कुमार। अब पीएफआई का तो गढ़ बना ही दिया बिहार को। 15,000 आतंकी घूम रहे हैं बिहार के अंदर में, पीएफआई के ट्रेंड। लेकिन इन लोग पता नहीं कौन से नशे में ये लोग वहां पर राज कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है बिहार के अंदर। तो देश ऐसे ही चल रहा है, अब मजा लेते रहिए और क्या कर सकते हैं। आज की आखिरी खबर में बात कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल में है। रुपया रसातल में चला गया है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सरकारी खजाना लगातार खाली हो रहा है। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से आईएमएफ से गुहार लगाई, पर आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिलना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान पर जीडीपी का 70% कर्ज चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज देकर चीन ने डुबा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ भी कर्ज देने से कतरा रहा है। और कितने कर्ज में डूबेगा पाकिस्तान? देखिए, जब से हम लोग पाकिस्तान को डील कर रहे हैं तब से बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं। बड़ा छाती चौड़ा करके कह रहे थे कि भाई सीपेक आएगा पाकिस्तान में, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, इकॉनमी हमारी बेहतर हो जाएगी, हम इंडिया के बराबर में आके खड़े हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा सपना ये लोग देख रहे थे। ये जो धर्मांधता का जो चूरन जो इन लोगों को जो है डुबाएगा। चीन आपकी मदद इसलिए कर रहा था कि वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कुछ प्रेम है या मुसलमानों से उसको बहुत ज़्यादा लगाव है, उसको बेनिफिट हो रहा था कि वो अपने माल को सीधे सीधे ये जो वेस्टर्न इलाका है, जिंगजियांग का इलाका है चीन का, जहां उसको पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, जहां हर तरफ हर कोने में चोर उचक्के डकैत बैठे हुए हों सरकार में, तो सब खा गए। तो चीन ने कह दिया थैंक यू, हो गई दोस्ती हमारी, माल वापस करो, नहीं तो ग्वादर पोर्ट हम अपने कब्जे में लेंगे। अब तो हालत ये हो गई है कि जो जो कर्जदार होगा वो पाकिस्तान की जमीन के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू करेगा। एम्बेसी बिकना शुरू हो चुका, कई सारे एम्बेसीज में अब लोग आकर के देख रहे हैं कि दाम अब लगाया जा रहा है कि भाई इतने दाम में बिकेगा, कितने दाम में बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए वो बता देगा कि जीडीपी का 70% अगर कर्ज ही है तो ये कर्ज तो बिना पाकिस्तान को बेचे हुए वो निभाया नहीं जा सकता। मतलब ये वैसी हालत है कि आपने कर्ज लेकर के कोई काम कर लिया, कर्ज इतना आपके ऊपर चढ़ गया कि आप कमा करके अपने बिजनेस से, अपनी सैलरी से उसे पूरा नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है? तो घर जमीन जायदाद बेचना पड़ता है। पाकिस्तान ठीक वैसी ही माली हालत में पहुंच गया है। बिको तो बच जाओगे और नहीं बिके तो फिर खत्म हो जाओगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।